सरकार अब आगे क्या करेगी शिक्षा नीति को सुधारने के लिए, या सीधे यूं शिक्षा नीति तो एक पहलू है, युवाओं को जेनजी कह लें उनको रीच आउट करने के लिए सरकार और क्या क्या कर सकती है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद। अब सवाल है कि ऑपोजिशन क्या करेगा। अब सर ऑपोजिशन की मांग थी कि हम बात करेंगे लेकिन पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, वो इस्तीफा हो चुका है। अब कल जब संसद बैठेगी तो इस मॉनसून सत्र में कुछ काम होने की गुंजाइश है, या अभी भी संसद की कार्रवाई टलती ही रहेगी, हंगामा ही चलता रहेगा, सरकार अपनी बातों पर अड़ी रहे, नियम कानून बताती रहे और अपोजिशन अब किसी इस्तीफे के बाद किसी नई बात को, शर्त को जो है वो आगे रख दे। तो ये आप बयान सुन लीजिए पहले। कल जो बयान हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, पॉलिटिकल फ्रंट पर देखें तो यही फेस थे इसका। राहुल गांधी ने तो आज अभी भी मुद्दा छोड़ा नहीं है। उन्होंने होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है कि ये पैलेट गन का इस्तेमाल जो हुआ है, वो एक लड़के को उन्होंने मीडिया के सामने वो लाई भी थे कि दिखाई भी थी, उनकी चोटें भी दिखाई थी कि ये हुआ है, तो ये किसके आदेश पर हुआ, कैसे अनुमति दी गई, तो वो मुद्दा भी छोड़ नहीं रहे हैं। इससे ये ऐसा लग रहा है कि कल शायद ये बात अभी खत्म, पॉलिटिकल तौर पर अभी खत्म ना मानी जाए। कल के कुछ बयान, छोटे छोटे बयान तीनों के मैं आपको दिखाता हूँ। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था। दीमक का काम आरएसएस ने किया है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। जो नॉलेज होती है उस पर इन्होंने आक्रमण किया। पूरे देश के छात्र नौजवानों की जीत हुई है, इंकलाब का नारा देने वालों की जीत हुई है, हल्ला बोल का नारा देने वालों की जीत हुई है। सरकार को सुधारना तो पड़ेगा ही। अमृत काल में आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो शिक्षा परीक्षा को, दोनों को, व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा, अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अब एक सवाल यह भी है कि सरकार ने तो एक तरीके से सारा का सारा क्रेडिट वो आंदोलन को दे दिया, क्योंकि वो बात आंदोलनकारियों से ही कर रहे थे, पॉलिटिकली तो वो डायलॉग ऐसा चल नहीं रहा था। तो इनको क्या अब इसमें कोई शेयर की लड़ाई भी होने वाली है? और दूसरा ये, कोई भी अगर पॉलिटिकल फ्रंट खड़ा होता है सरकार के खिलाफ, अपोजिशन दिखाती यही है कि हम भी इनके साथ हैं, हमारा मुद्दा भी है। लेकिन राहुल गांधी तो जंतर मंतर नहीं गए थे, तो सब नहीं देखा ना कि वो एक दिन भी जंतर मंतर नहीं गए। उन्होंने कहा हमारा साथ है, लेकिन हम नहीं गए वो। अब सवाल यह है कि जब भी आगे पॉलिटिकल लड़ाई होगी तो एक हिस्सा तो ये भी लेंगे ना अपना, ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है। अभी आगे जाकर क्या शक्ल लेगा वो देखेंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन स्पेस ये भी डिमांड करेंगे और कमांड भी करेंगे। तो क्या उसका नुकसान इन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं होगा? बार बार ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी, बहुत सशंकित तरीके से इस आंदोलन को देखती है। उनको लगता है कि इसमें जो फोर्सेस लगी हुई हैं वो हमें नुकसान ही करेंगी। और आपने वो देखा भी था, इधर से आम आदमी पार्टी, उधर से कांग्रेस पार्टी, दोनों के बीच इस आंदोलन को लेकर के क्या क्या बयानबाजियां चल रही थी। तो अब मुझे बताएं साहब कि सर ये अपोजिशन के लिए क्या मैसेज है? सरकार ने जिस तरीके से इनकी मांगे मान ली और अब ये आंदोलन आगे थोड़ा और पॉलिटिकली एक्टिव होगा। अभी तो एक्टिविस्ट की तरह ये काम कर रहे थे, अब आगे ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह काम करेंगे। बस अब असली जगह आप आ गए। अब अभी से चलने लगा है कि फलाना जी इस पार्टी से, इस राज्य से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, धमाका जी इस पार्टी से, इस राज्य से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए अभी जो इस पार्टी के पार्टी बन जाने की संभावना है वो लगभग शून्य है, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो लीडरशिप के तौर पर निकल कर आए। और एक बात समझिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ये जो नई जनरेशन है, इस जनरेशन के सिर्फ कुछ लोगों को, क्योंकि बड़ा वर्ग है जो इनके साथ नहीं है, बड़ा वर्ग है जो इनके साथ है, दोनों कह सकते हैं एक ठीक ठाक संख्या, वो कहीं आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बन सकता। ये थोड़ा समझना बड़ा जरूरी है कि ये अच्छा है, आंदोलन कर सकता है, मीम क्रिएट कर सकता है, मतलब कमाल के क्रिएटिव लोग हैं, वो हमसे ज्यादा जानते समझते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। अन्ना आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने उस वर्ग को पकड़ते हुए पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की थी, तो पार्टी नहीं बन सकते। तो क्या अब इसके बाद छिटकेंगे, किसी किसी पार्टी में जाएंगे? नंबर एक, जो बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी। दूसरा, क्या इनके अंदर ये क्षमता है कि ये ऐसे ही इशू उठाएं
और इशू उठाकर समय समय पर जंतर मंतर पहुंच जाएं। इसकी संभावना भारतीय लोकतंत्र की नब्ज के लिहाज से, अगर जो इतिहास है, प्रेसिडेंस है, उसकी भी संभावना शून्य है। तो अब आगे क्या होगा? आगे यह है कि इनकी खुद की साख, और देखिए मैं कोई राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जो कर रहे थे उससे बहुत प्रसन्न नहीं हुआ, बीच में आंदोलन अपने अपने हिसाब से, लेकिन आशंका तो राहुल गांधी की सही है ना भाई। हमने तो कोई आंदोलन नहीं देखा कि वार्ताकार गए हों, बिना नेता से बात किए वहीं मान जाए। इसको गंभीरता से सोचिए आप लोग जरा। वार्ताकार गए हों सरकार से वार्ता करने, एक बार भी लौट के जंतर मंतर नहीं आए कि हम चलें दीपके से बात कर लें, टीम से बात कर लें। इसका मतलब सब कुछ पहले से तय था ना। इसका मतलब यह है कि चाहे उसके पहले की बातचीत में या जो भी बातचीत रही उसमें राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल खत्म हो गए। अब सरकार ने मैनेज कर लिया या ये ऑलरेडी मैनेज थे। मैं कल पढ़ रहा था अन्ना आंदोलन के बारे में, 2011 अप्रैल के आसपास शुरू हुआ था, और आप जानते हैं जो डिमांड थी वो लोकपाल बिल आया जाए, लोकपाल बनाया जाए, एंटी करप्शन एक वॉचडॉग, वो मांग कब मानी गई थी? चाहे दिसंबर 2013 में, 2.5 साल के बाद। अरे खूब थकाया था कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को, मांगे मानी कहां थी? अनशन तोड़ना पड़ा था मजबूरन। मैं आपको याद दिलाऊं, उस वक्त ये लोग प्रतिनिधि मंडल लेकर सांसद के घर जाते थे। उस वक्त प्रणव मुखर्जी थे जो नॉर्थ ब्लॉक में, चूंकि उस वक्त रिपोर्टर के तौर पर मैंने उसको कवर किया है, तो वो प्रणव मुखर्जी बुलाते थे और मतलब इसको कोई कह सकता है कि नहीं, लेकिन हम तो चूंकि वहां थे, ऐसे डांट खाए निकलते थे कि मैंने हाथ कांपते इन लोगों का देखा है। ये केजरीवाल, किरण बेदी, ये पूरा प्रतिनिधि मंडल जाता था, अंदर से क्या मतलब बहुत तीखा तीखा होता था। ये तो बड़ा शांति और नड्डा जी बेचारे तो इतने विनम्र व्यक्ति, वो लगा कि जैसे वो कह रहे हैं कि नहीं तुम ही जो कहो, अच्छा तुम तय कर लो। तो ये विपक्ष का स्पेस खा गए और विपक्ष भी नहीं बन पाए। इसको विपक्ष का स्पेस खा गए, आपको लगता है? विपक्ष का स्पेस खा गए और पार्टी भी नहीं बन पाए। बताइए समीर जी। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुझे लगता है कि विपक्ष ने जो सोचा था कि इस आंदोलन की आड़ में वो अपनी राजनीति को चमका लेंगे, इसको एक बड़ा मुद्दा बना लेंगे, और फिर अभी जो चुनाव आ रहे हैं 5 राज्यों के अंदर उसको उनका राजनीतिक लाभ मिलेगा। पार्लियामेंट के अंदर वो सरकार को घेरेंगे बुरी तरीके से, पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे और सरकार झुकेगी। मुझे लग रहा है कि इसका श्रेय विपक्ष को नहीं मिला। ये निश्चित रूप से कॉकरोच जनता पार्टी की जो लीडरशिप थी उसको क्रेडिट मिला है कि उन्होंने सरकार से को झुकने के लिए मजबूर किया और सरकार ने उनकी सारी मांगे मान ली। अब प्रश्न ये उठता है कि जब अब जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी वहां से अपना वाइंड अप कर लिया उन्होंने, तो क्या पार्लियामेंट में विपक्ष अब सत्र में चर्चा में हिस्सा लेगा, या विपक्ष कोई नया मुद्दा लेकर, इसी मुद्दे को लेकर या किसी नए मुद्दे को लेकर सदन में सरकार को घेरने की कोशिश करेगा? और अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव नए लीडरशिप के रूप में बताने की कोशिश करेंगे कि भाई सड़क का संग्राम तो खत्म हो गया, लेकिन पार्लियामेंट का बाकी है और हम इसको आगे लीड करने वाले हैं। तो क्या वो किसी नए मुद्दे पर कोई नई रणनीति बनाकर सदन के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे? मुझे लग रहा है कि सरकार की सबसे बड़ी चिंता जंतर मंतर के प्रदर्शन की थी। सरकार इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी कि सदन नहीं चल रहा। सरकार को पता था कि एक बार जंतर मंतर का मामला निपट जाए, विपक्ष से तो हम निपट लेंगे, पहले निपटते भी रहे, सत्र में हम विपक्ष से निपट लेंगे। ये जनता का और छात्रों का सरकार वैसे ही निपटेगी जैसे पहले निपटती थी, या इस बार जैसे छात्रों की मान ली इनकी भी कुछ मान लेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। सिर्फ छात्रों के लिए कंसर्न किया है, विपक्ष की कोई बात नहीं मानी जाएगी। और विपक्ष क्या मांगती? विपक्ष भी तो यह कह रहा था कि इस्तीफा हो चुका है, अब सरकार कड़ा कानून लेकर आ रही है, उसमें सरकार चर्चा करवाएगी। आप चर्चा में हिस्सा लीजिए, सरकार की बात सुनिए, आप अपनी बात सरकार को बताइए, मतदान में हिस्सा लीजिए और सरकार के कड़े कानून को समर्थन दीजिए। तो मुझे लगता है कि अब विपक्ष क्या करेगा? क्या विपक्ष फिर होल्ला करके सदन को नहीं चलने देगा, या कोई नया मुद्दा लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा? क्या चढ़ावा जो चोरी हुई उसका मामला विपक्ष लेकर आएगा, या किसी और मुद्दे पर सदन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा? कल क्या करती है सरकार का रुख क्या होता है? क्या सरकार उसके बाद भी सदन चलाती है या बिल आती है? और मुझे लग रहा है कि अब सरकार, मुझे लगता है कि जो संविधान संशोधन बिल है आने वाले दिनों में उससे सरकार लेकर आएगी। सरकार अब ये बताएगी कि भाई सरकार का काम करने का तरीका क्या है, और मुझे लगता है कि सेटबैक के बाद सरकार दुगनी गति से कमबैक करेगी। और उसके लिए सबसे बड़ा सरकार के पास ये होगा कि सरकार वो बिल लेकर आए जिसकी चर्चा हो रही थी।